मैं शिवम हूँ, धरती पुत्र अब नहीं रहे। एक अमीर मिनाई का शेर है, हुए नाम बर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा राजनीति में, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा 3 बजे के आसपास और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए सैफई में रखा जाएगा और इसके लिए बहुत सारे लोग लगातार पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं सैफई में। कुछ देर में उनकी पार्थिव शरीर जब पहुंचेगा सैफई में तो उस वक्त की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वैसे ये राष्ट्रहित का समय होता है और राष्ट्रहित में हम आज बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसने मिट्टी से अपने अस्तित्व को गढ़ा था। एक ऐसा नेता जिससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी जीवन यात्रा को आप जब भी देखेंगे, जब भी उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पंडित जनेश्वर मिश्र की कक्षा से वो निकले और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये आसान काम नहीं था। जिस दौर में उन्होंने राजनीति शुरू की वो बहुत मुश्किल दौर था और उस राजनीतिक माहौल में, उस समय में उन्होंने राजनीति के पुरोधाओं से समाजवादी विचारधारा को पुष्पित पल्पित होते हुए देखा और खुद भी उसको आगे ले जाने का काम किया। तो ज़रूरी है कि ऐसे कद के शख्स को समझा जाए और इसलिए हमने एक खास पैनल इस कार्यक्रम में बुलाया है, जिसमें प्रेम मिश्रा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर मेराज हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, सुरेंद्र दुबे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिलीप यशवर्धन थोड़ी देर हमारे साथ थे, थोड़ी देर पहले, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनिल शुक्ला हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेराज अगर जुड़ गए हैं उनसे मेरा सवाल है, और नहीं तो उससे पहले अनिल शुक्ला जी, पूर्व सांसद। अनिल शुक्ला जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और कल प्रधानमंत्री के पहुंचने की भी खबर है। ये वो जगह मैं दिखा रहा हूं जहां पर उनके देह को रखा जाएगा, पार्थिव देह को रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। अनिल शुक्ला जी, आप किस तरह से देखते हैं इतने बड़े नेता का चले जाना, जिसने अपने अस्तित्व को ही मिट्टी से बनाया है और इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है? जी जी, एक बहुत बड़ा नुकसान है राजनीति में और मैं समझता हूं कि डॉक्टर लोहिया जी के जाने के बाद, डॉक्टर छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी के जाने के बाद समाजवाद की जो अलग पूरी तरह से थामे हुए थे माननीय मुलायम सिंह जी, उनका जाना एक समाजवाद के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं समझता हूं जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुंचने का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंचने का सवाल है, तो उनके सभी से रिश्ते थे और कभी चाहे पक्ष का आदमी रहा हो चाहे विपक्ष का आदमी रहा हो, उन हर सभी शख्स से प्यार से मिलते थे और सबको याद रखते थे। सबसे बड़ी बात थी उनके अंदर इतनी ज्यादा याददाश्त थी कि सबको नाम से वो जानते थे। और प्रधानमंत्री जी को तो पिछली बार उन्होंने कहा था लोकसभा के में अंतिम दिन उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप दोबारा फिर जीत करके आओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी का जाना ये बहुत ही अत्यंत दुख की बात है। जहां तक मेरा उनका साथ रहा है तो मुझे उन्होंने समाजवादी पार्टी में जब मैं था तो कानपुर महानगर का अध्यक्ष बनाया था और हमसे बड़ा उनका प्रेम था। और मैं एक बार का किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। कि एक दिन वहां पे हम लोग जो है भरतना में बाई इलेक्शन में हम लोग ड्यूटी लगी थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आखिरी दिन पे उसी मैदान भरतना में मीटिंग पहले राजनाथ जी की थी, इसके बाद मुलायम सिंह जी की मीटिंग लगी थी। तो हम सब लोग जो है इटावा पे में उन्हीं के घर के नीचे इंतजार कर रहे थे और नेताजी ऊपर बैठे थे। तो उस समय का टाइम गैप था तो उसी में मैंने एक उनको पत्र लिख के भेजा जी।
तो मैंने उसमें लिखा कि नेताजी, मैं यहाँ भरथरा में इतने दिन चुनाव के ड्यूटी में रहा, लेकिन मेरा जो आपके बारे में परसेप्शन था कि मैं धरती पुत्र मुलायम सिंह और हम लोग आपको पूरा ये शेरे बबर मुलायम सिंह के नाम से हम जानते थे और सारा सब कुछ इस तरह का हमारे अंदर वो जन्मा था। लेकिन आपने जिस तरीके से अपने लोगों से आपने वोट मांगा और उनसे आपने बात की, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन हो सकता है कि आपका ये तरीका हो अपने लोगों से बात करने का, तो लेकिन मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ कि जिसका हम लोग नारा लगाते थे कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो ये एक धारणा थी अंदर एक कार्यकर्ता की। तो मैंने कहा कि मैं उसी रूप में आपको देखना चाहता हूँ। तो जब मैंने चिट्ठी उनको भेजी तो टाइम था चूंकि वहां पे, तो उसमें उस चिट्ठी को 7-8 बार उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर ऊपर से खबर भेजी कि तुम लोग चलो वहां पे मीटिंग के स्थल पे मैं आता हूँ। तो जब मैं वहां पहुंचा हेलीपैड पे उनसे पहले उनको रिसीव करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी चिट्ठी मैंने पढ़ ली, ऐसे अंगुली करके कहा। और फिर 1 महीने बाद हमको करीब मिले वो फतेहपुर की मीटिंग में, वहां भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी चिट्ठी मैंने पढ़ ली है। तो मतलब उनको इतना हर चीज का इतना एहसास होता था कि और सबको याद रखते थे। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा इससे हम लोगों का दुख है, लेकिन मैं समझता हूँ जो रास्ता उन्होंने समाजवाद का दिखाया है और जो उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी है, क्योंकि एक टीचर की नौकरी छोड़ करके और इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देना, यानी वो अपने आप में खुद एक इंस्टीट्यूशन थे, उसको उन्होंने इतना सब कुछ खड़ा कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि भले वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने सिद्धांतों से और अपने जो उन्होंने बातें कही है और जो उनका एक गरीब और किसान समाज के प्रति जो उनका एक रवैया था, आचरण था, वो कालजयी है, वो मिटने वाला नहीं है। वो अपने सिद्धांतों से और अपने बातों से और लोगों के साथ व्यवहार से वो हरदम हमारे बीच में अमर रहेंगे। ऐसी मेरी उनके बारे में सोच है। प्रेमा मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी की। प्रेमा जी 2007 में मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा, जो चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी। राजनीति में भी वो सक्रिय रहे और लगातार मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन पिछले 1 दशक में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं समाजवादी पार्टी के भीतर भी और बाहर भी। उसके माहौल के उस बदलाव के बाद अब जब एक मैं कहीं पढ़ रहा था, अभी जब मैंने ब्रेक लिया तो मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अनाथ जैसी स्थिति हो गई है समाजवादी पार्टी की और ये इस सदमे से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए। पहले हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस शुभ सम्मेलन में आप शामिल हुए और हमारे लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं जो हमारे समाज तक पहुंचे। ऐसा कुछ बात नहीं है जो आपने क्वेश्चन किया हमसे, ऐसा कोई बात नहीं है कि अनाथ हो गया है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे वो पिता थे, हमारे वो मित्र थे, हमारे वो भाई, बड़े भाई थे, हमारे वो बहुत बड़े, बहुत उनका तुलना हम नहीं कर सकते किसी से, कितने बड़े नेता थे वो। समाज में बहुत बड़े, पुराने नेता में सबसे अच्छे नेता हैं और थे, और महिलाओं के लिए खासकर। ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरी अपनी विचारधारा को समाज में फैलाया है, अपनी पार्टी की महिलाओं को सिखाया है। हम तो 30 साल लगभग हो गया उनके साथ पार्टी में काम करते हुए और एक सैनिक बन के हम लोग काम करते रहे। लेकिन एक चीज हमने देखा है और नेताओं में वो चीजें नहीं हमने देखी जो माननीय मुलायम सिंह जी में हम लोगों ने देखा था। वो महिलाओं का इतना इज्जत करते थे, इतना सम्मान करते थे। वो किसी भी वर्ग की महिला हो, किसी भी वर्ग जाति की महिला हो, किसी भी उम्र की महिला हो,
उसमें उनमें उनमें कोई भेदभाव नहीं था। और वो इतना प्रेम करते थे, सारी महिलाओं से इतना सम्मान करते थे कि हम इतने छोटे थे उनसे, फिर भी वो जब भी कहीं देखते थे, जैसे कुछ बात होती थी, प्रेमा जी कह के बुलाते थे। आज वो हमें बहुत दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें भूल नहीं पाए हैं, हम भूल नहीं पाएंगे। हम उनके साथ थे, उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। ये जरूर है कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके सिखाए हुए सारे नेता का काम, सारा समाज में काम करने का, ये सारी चीजें जो उन्होंने सिखाया हम महिलाओं को, हमको सिखाया। हमें तो बहुत ध्यान देते थे, पढ़ाई लिखाई के बच्चों के बारे में पूछते रहते थे, घर पे बराबर फोन करते रहते थे। हमारे घर पे भी कई बार बच्चों के जन्मदिन में भी आए आशीर्वाद देने के लिए। वहां भी गए तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हमें लाइन में खड़ा करना हो, या किसी भी महिला को। महिलाओं को पहले वरीयता देते थे, बच्चों को पहले वरीयता देते थे, नौजवानों को पहले वरीयता देते थे। और खासकर जो बुजुर्ग लोग आते थे उनके पास, ये हमने देखा कि उनको अगर मालूम पड़ जाता था कि ये बुजुर्ग आया या महिला आई, उनको लाइन में कभी सीधे सीधे कह देते थे, पहले इनको भेजो, फिर उसके बाद हम और लोगों से बात करेंगे। और इतना सिखाया उन्होंने हमें 3-3, 4-4 बार पद दिया, हमको अपने राष्ट्रीय मेन बॉडी में राष्ट्रीय सदस्य बनाया। उन्होंने महिला में हमको इतना समझाया कि महिला में आप रहिए, महिला को जोड़िए। कोषाध्यक्ष बनाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। मतलब बहुत पद दिया। जितना उन्होंने दिया, जितना हमें काबिलियत उन्होंने हमारे में देखा, उन्होंने बहुत दिया। जितना हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी, हम अपने आप को भी सीख ही रहे हैं आज तक, उससे ज्यादा उन्होंने हमें सम्मान दिया। हमारी महिलाओं को दिया, एक दो महिला को नहीं दिया, सारे महिला को दिया, महिला सभा को दिया। जितने मेन बॉडी या नगर में, जिला में जो भी महिलाएं हमारी, सबको उन्होंने बहुत सम्मान दिया और बहुत सीखा हम लोगों ने। उनके साथ हम लोगों ने सत्याग्रह किया, हम लोग जेल गए, हम लोग कहीं धरना प्रदर्शन होता था तो हम लोग आगे खड़े हो जाते थे। कई बार तो हम लोग गिर गए, जो हम L4 L5 में फ्रैक्चर तक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोग ना उनका साथ छोड़ पाए, क्योंकि उनकी इतना आत्मीयता था उनके अंदर, इतना वो प्यार करते थे, इतना हम लोगों को सिखाते थे, इतना हम लोगों को समझाते थे। सही बात। हाँ। तो वो सब चीजें जो है वो हम लोग उसको भूल नहीं पाएंगे। और लेकिन हाँ, हम उनके बताए हुए रास्ते पर, हम सारी महिलाएं, वो किसी भी जाति के महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, वो जहाँ जाते थे उसी में घुल जाते थे। अगर मुसलमानों में जाते थे, यहाँ जातिवाद की बात नहीं करनी है, लेकिन मुसलमानों में जाते थे तो समझ लीजिए मौलाना जी हो जाते थे, मुल्ला मुलायम हो जाते थे। पंडित में जाते थे तो पंडित मुलायम हो जाते थे, सिख में जाते थे सिख मुलायम हो जाते थे, बैकवर्ड में कहीं भी जाते थे तो वो उसी में घुल जाते थे। मतलब उनमें इतने रंग थे कि शायद ही किसी नेता में इतने रंग ये सुरेंद्र जी, ये जो रंग की बात कही, आप देखेंगे कि मुलायम सिंह यादव के पूरे करियर में, अगर उनके आप पॉलिटिकल ग्राफ को देखें तो उनके पूरे करियर में उनके ये रंग दिखाई देते रहे। जैसे एक जो लाल कृष्ण आडवाणी की जीवनी है, उसमें एक वाकया है कि उनके पास एक बार जॉर्ज फर्नांडिस का फ़ोन आया, कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं, जया जेटली के घर पे हमारे एक मित्र हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी के पास जब फ़ोन आया तो उन्होंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। कौन है? उन्होंने ये नहीं बताया कि मित्र कौन है। तो जया जेटली के पास घर पे जॉर्ज फर्नांडिस और मुलायम सिंह बैठे हुए थे, और उस वक्त जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना था, वो उस वक्त का ये किस्सा है। और उस वक्त भी उन्होंने एक रंग दिखाया। उससे पहले चंद्रशेखर के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरीके से लगाया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने वहां भी रंग दिखाया। मैं इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में एक नेता के जो रंग होते हैं वो भी मैटर करते हैं। और यही शायद वजह थी कि उन्होंने पॉलिटिक्स को अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ समझा, बल्कि इतना समझा कि वो प्रधानमंत्री की रेस तक पहुंचे और जरा सी चूक से वो प्रधानमंत्री बनने से रह गए। मैं जरा इससे समझना चाहता हूं कि एक नेता के तौर पर जो रंग जिनकी बात की प्रेमा जी ने, उस पर जरा एक दूसरा जो एक डायमेंशन है, उस पर मैं जरा आपका नजरिया समझना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुलायम सिंह एज ए पर्सन वो अलग व्यक्तित्व थे, और मुलायम सिंह एज ए नेता उनका अलग व्यक्तित्व था। उन्होंने इस प्रदेश में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू की। जी।
धीरे धीरे लोगों को जोड़ा, खुद सत्ता में आए और फिर धीरे धीरे अक्रॉस पार्टी लाइन इस देश की कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जहां उनके चाहने वाले ना हो। और वो जैसे इनके जो शिष्य पार्टी के लोग नारा लगाते थे, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो आज आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी दिखे। जब व्यक्ति नहीं रह जाता है उसकी पर्सनालिटी का असली मूल्यांकन तभी होता है। बिल्कुल सही बात है। वो क्या था। और इधर तो काफी अरसे तो सत्ता में भी नहीं थे, एक तरह से हाशिए पर चले गए थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एज नेता वो बहुत चंट थे, सही शब्दों। हाँ, चंट, सही कह रहे हैं। हाँ, आप पता नहीं कर सकते थे कि कब कौन सा दांव मारते। अब वो उनका अपना एक चरखा दांव था। और वो पहलवानी में सुरेंद्र जी एक माफी के साथ एक खबर मिल रही है कि सैफई पहुंच गया है मुलायम सिंह जी का पार्थिव शरीर। ये अपडेट है अभी का। सैफई में पूरी तैयारियां की गई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और श्रद्धांजलि स्थल पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और तमाम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। ये अपडेट है, हमारे सहयोगी ने अभी बताया कि करीब 5 मिनट पहले ही उनका 5 बजे के बाद उनका शव पहुंचा है, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है सैफई में, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उसको रखा जाएगा। कल 3 बजे के आसपास नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी सुरेंद्र जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैंने कहा कि वो राजनीतिक के हिसाब से बहुत चंट थे और हम लोग पत्रकार बड़े उनसे घुले मिले थे। ऐसा नहीं कि मैं ही था, सबसे मिलते। तो आप पहुंच गए तो आपसे बगैर बात किए आप नहीं जा पाएंगे। आजकल की तय नहीं कि नहीं मिलेंगे, नहीं, आ गए तो फिर चाहे रात के 10 बजे चाहे सुबह। हम लोग तो कभी कदा सुबह 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाते थे। तो उनका घूमने का टाइम होता था, तो बहुत अच्छे मूड में बात हो जाती थी। और मुझे याद है चुनाव हार गए मुख्यमंत्री थे और उनमें कितना जज्बा था। और सुबह ही उनका फोन आया और नॉर्मली वो कोशिश करते थे कि खुद ही फोन करें। तो हमसे बोले भाई चलना है, हमका कहाँ? बोले इटावा चलेंगे। तो हमने कहा अभी कल हमने सोचा कल ही ये चुनाव हारे मुख्यमंत्री रहते हुए, आप कह रहे इटावा जाना। तो अपने शुरू हो जाते थे कि पार्टी को फिर नए ढंग से खड़ा करना। हाँ, वो जीवटता थी उनके अंदर। हाँ, जीवटता जो कभी मतलब थकते नहीं थे, जिसका अभाव आजकल है। और आपने सैफई की बात की, तो मैं जब ये पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो मैं सैफई के साथ किसी कार्यक्रम में गया हुआ था। तो जब मैं गांव पहुंचा तो उस समय आजकल का सैफई नहीं था, सिर्फ सीधा सीधा गांव था। आज तो सैफई बहुत से बड़े शहरों को मात करता है। सही बात है। और उस सैफई में उन्होंने पीजीआई खोला, बड़ी भारी बात है। अब उनके मन में यह था कि हमारे आसपास के इलाके के लोग अच्छे डॉक्टरों के अभाव में मर जाते हैं। और ऐसा कई बार हुआ। उनके परिवार के भी भतीजे वगैरह कुछ थे, क्योंकि वहाँ चिकित्सा सुविधा होती नहीं। जब तक बहुत पिछड़ा इलाका था, वो बहुत पिछड़ा इलाका था। तो मैं यहाँ दूसरे संदर्भ बात कर रहा हूँ। तो हमसे उतरे, तो जब एक जगह हम रुके तो मेरी सिगरेट पीने की आदत थी उस जमाने में। अच्छा। तो अब वो बगल में बैठे हैं तो हमें खराब लगता था, तो हम बीच बीच में जहाँ वो कोई भाषा उतरते थे तो दूसरी कार में घुस जाते थे। फिर वो अपना, इससे उनको एक फायदा ये होता था कि जो और लोकल नेता उसको बैठा लेते थे और फिर बात करते, फिर कहते अरे वो कहाँ गए सुरेंद्र में, तो अगले स्टेशन पर फिर उनको बुलाया जाता। तो हम पीछे कहीं किसी कार में बैठे रहते थे। तो जो हमको बताया गया कि अपने गांव जा रहे हैं, तो हम पिछली वाली कार में थे, तो हम उतर गए एक चाय की दुकान पर। हमने कहा आप लोग उनके जो ये शैडो वगैरह थे, हमने कहा लौटते हो हमसे ले लेना, गांव जा रहे हैं हमसे क्या मतलब है। तो 10 मिनट बाद 2 गाड़ियां आके धड़धड़ाती सिक्योरिटी की रुकी। उनका नेता ही आपको बुला रहे हैं, हम घर चले थे। तो फिर उन्होंने, उस समय इनकी माता ही जिंदा थी,
तो उनसे मिलवाया और बताया कि वो तो बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, तो उनको इतना ही बताया कि पत्रकार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हमने कहा हम आपको इनसे मिला दें। और फिर उधर और लोग से उनसे बात करने लग गए, तो हमारी नमस्ते हुई। तो हमसे बोले कि ये बताओ लला, ये चल जाएगा? तो मैं एकदम सुंदर, फिर मुझे ध्यान आया तो हारेम का चल जाएगा, दौड़ रहा है, चल क्या जाएगा? तो हंसी तो बोले भाई ध्यान रखिए ललाए का, थोड़ा गुस्साए जात ये जैसे माँ का एक बिल्कुल सही बात, सही बात। फिर हमारी उसके बाद कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, जाना नहीं हुआ। और फिर हमसे पूछने लगे क्या करे तुम? तो हमका पूछ रहे थे कि चल जाएगा नहीं? तो कहते तूने बता दिया ना कि हम चल जाएंगे नहीं, वो चिंता करती है हमारी। बिल्कुल सही बात। एक छोटे सुरेंद्र जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद मैं दिलीप जी आपसे थोड़ा सा जो चंट पॉलिटिक्स का जिक्र किया सुरेंद्र जी ने, उसके बारे में बात करूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फौरन लौटता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। तेजी से घूमता आईना, खबरों की सरपट चाल, स्पीड न्यूज में देश दुनिया का पूरा हाल। दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। हम बात कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद की परिस्थितियों पर, उनके जीवन यात्रा पर। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी, एक बात सुरेंद्र जी ने कही, उनके साथ उनके बड़े किस्से हैं। एक बात लेकिन उन्होंने कही कि बड़े चंट नेता थे नेताजी, और उनको ये अंदाज़ा था कि कब किसके साथ कितना खेलना है और किसको कितना खिलाना है। मुझे तो लगता है कि लोग ये आकलन भी नहीं कर पाते थे कि ये किसके सगे हैं। वो कभी भी कुछ भी किसी तरह से करते थे अपना। एक तो मेरा प्रश्न चंट पॉलिटिक्स पे है उनकी, और दूसरा मेरा प्रश्न है शिवपाल यादव के, क्योंकि शिवपाल यादव का जिक्र भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने अपने पॉलिटिकल एडिटर से भी इसका प्रश्न किया था। आगे की पॉलिटिक्स आप किस तरह से देख रहे हैं भाई, चाचा और भतीजे की? मैं विवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपसे उत्तर चाहता हूं। दिलीप जी अनम्यूट कर लीजिए। शिवम जी, आ रही है मेरी आवाज? जी जी बोलिए। मैंने कहा कि जो पहला सवाल है आपका चंट पॉलिटिक्स को लेकर के, तो एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। ये कहावत मुलायम सिंह जी पर बहुत फिट बैठती है। और वो एमएलए तब कहलाना शुरू हो गए थे जब उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता था और अध्यक्ष बने थे। तब से उनके दोस्त उनको एमएलए कह करके बुलाया करते थे। और बहुत कम जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस चीज से अपना करियर शुरू किया वही चीज उनकी पहचान बन गई। यानी कि मुलायम सिंह यादव जी ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था 1967 में, तो उन्होंने साइकिल के करियर पर बैठ करके अपना चुनाव प्रचार किया था गांव-गांव जाकर, और वही साइकिल उनका चुनाव निशान बना और वही उनके जो पार्टी बनी उसका भविष्य बना, और आज की डेट में एक एस्टेब्लिश साइन माना जाता है। और मुलायम सिंह जी यादव की जो चंट पॉलिटिक्स की बात अभी सुरेंद्र दुबे जी ने कही, मैं इसको चंट पॉलिटिक्स को नेगेटिव एस्पेक्ट में ना देख करके, अगर इसको मैं डिप्लोमेसी कहूं, डिप्लोमेसी जो कूटनीति होती है, और ये कूटनीति राजनीति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और मुलायम सिंह जी में सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को आप देख लीजिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ना होती तो एक किसी बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि से अपने करियर को शुरू करके छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद
किसी दूसरी पार्टी से विधायक बनना और उसके बाद अपनी पार्टी खड़ी करना, उस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश कर देना, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी क्वालिटी उनकी मेमोरी थी, जिसका जिक्र अभी सुरेंद्र यादव जी ने भी किया, कि वो भीड़ में लोगों को पहचान लेते थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मीटिंग में नाम से बुला लेते थे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी। एक क्वालिटी उनकी और थी कि उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी का उनको बड़ा अच्छा ज्ञान था। लोग ऐसा बताते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से बैठे होते थे और जहां से गुजरते थे बता देते थे ये यहाँ पर ये वाला गांव है और इस गांव में इस जाति के इतने वोट हैं। तो मेमोरी, वो ज्योग्राफी स्किल और यही सारी चीजें थी जो उनकी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करती थी। और वो डिप्लोमेसी उनको एक तरीके से कह लीजिए जन्मजात मिली थी, क्योंकि वही डिप्लोमेसी वो अपनी पहलवानी में भी इस्तेमाल किया करते थे। कि जब वो छोटे से कद के थे, जब उनके जो राजनीतिक गुरु हैं नत्थू सिंह जी, जो उनके पहलवानी के भी गुरु थे, जब वो छोटे से कद के होने के बावजूद उन्होंने अपने से बड़े पहलवान को पछाड़ दिया था, तो वो डिप्लोमेसी वहीं से उनके अंदर आई थी। और वही डिप्लोमेसी अपने राजनीतिक द्वंद्वियों को पछाड़ने की उन्होंने राजनीति में भी इस्तेमाल करी। और ये डिप्लोमेसी राजनीति में अगर आप प्रखर होना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। या यूं कह लीजिए कि जो कूटनीतिक ज्ञान होता है, वो कूटनीतिक ज्ञान राजनीति की रीढ़ की हड्डी है। और अगर ये हड्डी आपकी कमजोर है तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और राजनीति में कहा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं ये आपके साथ बैठने वाले 24 घंटे बैठने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी आपकी क्या है और अगला दांव आप क्या चलने वाले हैं। इस बात में मुलायम सिंह जी माहिर थे। अब रही बात जो आपका दूसरा सवाल था कि शिवपाल सिंह जी को लेकर के आगे की राजनीतिक रणनीति क्या बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी दूरदृष्टा थे, तो वो दूरदृष्टता इस बात में भी दिखती है कि पिछली बार 2012 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी राजगद्दी अपने बेटे को सौंपी, जबकि वो उस लायक नहीं थे। अखिलेश जी उस लायक नहीं थे उस समय, लेकिन फिर भी शायद इसी दूरदृष्टता को लेकर के या पारिवारिक जो आगे लिगेसी होती है उसको आगे बढ़ाने की नजर से, या अखिलेश यादव को राजनीति में परिपक्व करने की नजर से उन्होंने वो बोझ उनके कंधों पर तभी डाल दिया था। और उसी बोझ का नतीजा है कि आज अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए और होते चले जा रहे हैं। तो शिवपाल जी का जो रोल है वो जब तक ये पारिवारिक दुख का माहौल चल रहा है तब तक तो वो साथ रहेगा, लेकिन राजनीति में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ये दोनों लोग साथ होकर के आगे चलेंगे, क्योंकि दोनों की विचारधारा में बहुत फर्क है। विचारधारा में फर्क है। और आज की डेट में समाजवादी पार्टी का जो तंत्र है, जो प्रजातंत्र है समाजवादी पार्टी का, वो प्रजातंत्र अखिलेश यादव को अपने मुखिया के रूप में देख चुका है और स्वीकार चुका है। तो अब शिवपाल सिंह जी की एंट्री अगर होगी तो या तो वो सेकंड मैन बन के अगर रहना स्वीकार कर लेंगे तो हो सकता है समाजवादी पार्टी में वापसी उनकी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये संभव होने वाला है। संभव नहीं है। डॉक्टर मेराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। डॉक्टर मेराज, मैं कांग्रेस के एक बिहार प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर रहा था सुबह, और वो भी काफ़ी आहत थे। वो लंबे समय से पत्रकार भी रहे, तो उन्होंने भी कई सारे कहानियाँ बताई नेताजी से जुड़ी हुई। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब जब एक खाली जगह बनी है, एक बड़े कद का नेता चला गया है, उसके बाद कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है? क्योंकि कांग्रेस की ज़मीन, अब मैं ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को कमज़ोर किया अगर उत्तर प्रदेश में तो उसमें नेताजी थे। तो अब कांग्रेस उसको, हालांकि बाद में गठबंधन भी हुआ, किस तरह से आप देख रहे हैं उनके व्यक्तित्व को? और इसको सकारात्मक लिहाज से भी लिया जा सकता है। एक नया आदमी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है और वो यहाँ तक पहुँचता है। डॉक्टर मेराज, देखिए, सबसे पहले तो हम सब बहुत आहत हैं कि देश का एक बहुत बड़ा नेता और एक युग का अंत हो गया। और नेताजी सिर्फ किसी पार्टी के नेता थे ऐसा नहीं माना जा सकता जी। नेताजी हर उस वर्ग के नेता थे जो जिसको डिप्राइव्ड वर्ग कहा जा सकता है। तो उनका चले जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरी बात, अब आप कांग्रेस के लिहाज से अगर इस चीज को देखते हैं तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, नेताजी पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखें तो उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते। तो माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो सियासत में सारी चीजें कर रहे थे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे गिरता गया।
और पिछले अगर 5-6 सालों का ग्राफ आप उठा के देखें तो कांग्रेस ने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया जैसे परफॉर्मेंस की हम सबको उससे उम्मीद थी। और उसमें बहुत सारे स्तरों पर गलती है, ब्लॉक लेवल पर भी गलतियां हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गलतियां हुई और नेशनल लेवल पर भी गलतियां हुई, जिसको कांग्रेस को भी मानना चाहिए। और यही सबसे एक परिपक्व राजनीति है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और फिर उसके बाद उस पर आगे बढ़ें। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है या जहां तक जो है पार्टी को स्ट्रेंथन करने का सवाल है, अभी एक नई टीम आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो टीम अब देखिए कैसे क्या करती है, उसकी क्या रणनीति होती है, ये इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आज का जहां तक सवाल है, तो आज नेताजी सिर्फ समाजवादी के नेता थे ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। नेताजी पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर के नेता थे और उन्होंने वाकई दबे कुचलों का बहुत साथ दिया और एक बहुत नई राजनीति उन्होंने करके दिखाई, जो एक असंभव थी कि एक ऐसी पृष्ठभूमि से आके आप देश के इतने बड़े नेता बन जाएं। ये वाकई एक चमत्कार जैसा है और नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि हम सब दे रहे हैं और हम सब की आंखें नम हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी भी प्रदेश में किसी भी जिले का। अनिल शुक्ला जी, ये बड़ा चर्चा की कुछ तस्वीरें बड़ी चर्चा में रहीं, जिसमें एक तस्वीर वो है जिसमें पीएम मोदी और नेताजी मिल रहे हैं लखनऊ में और वो अखिलेश यादव से उनको मिलवा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 17 के चुनाव के बाद की तस्वीर है। एक वो भाषण बड़ा चर्चा में रहा, जिसका जिक्र आज कई बार कई पैनलिस्ट ने किया, जो उन्होंने सदन में दिया था और कहा था कि 19 में एक बार फिर से ये मोदी जी के बारे में कहा कि सरकार आ रही है, तो उसकी दूरदर्शिता की बड़ी चर्चा हुई। इसको लेके बड़ा लोग करते रहे। अब चूंकि नेताजी की हम जीवन यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं समझना चाहता हूं कि ये जो एक राजनीतिक रिश्ता था दो पार्टियों के नेताओं के बीच में, इसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से इसको देख रहे हैं। जी जी जी, क्योंकि जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी जी, तब माननीय मोदी जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भी उनमें आपस में प्रदेश को लेकर के, राजनीति को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हुआ करती थी। तो ये तो संबंध पहले से ही बना हुआ था और ये बात सही है कि पार्लियामेंट में आखिरी दिन उन्होंने कहा कि आप 19 में फिर आएंगे, ये एक आशीर्वाद था। तो वो दूरदृष्टा थे और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि उनकी इतनी दूरदृष्टा थी, उसी का नतीजा था कि उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री के पद पे बैठाना। अगर माननीय मुलायम सिंह जी उस दिन अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री न बनाते तो मैं समझता हूं कि वो एक उस तरह का डिसीजन हो जाता जिस तरीके का डिसीजन सोनिया जी ने राहुल को प्रधानमंत्री न बना के किया। अगर राहुल को उस 10 साल के टेन्योर में 5 साल मनमोहन सिंह का टेन्योर रहा, जब दूसरा टेन्योर उनको मिला तो उनको अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री के पद पे बैठाना चाहिए था। लेकिन वो गलती उन्होंने की क्योंकि उनमें उतनी दूरदृष्टिता नहीं थी, या वो सोच रही थी कि तो क्या नाम, जब मैं चाहूंगी तब बना लूंगी। ये कोई उनको ये तो ओवरवेलमिंग होंगी इसकी। लेकिन जिस तरीके से नेताजी की दूरदृष्टि थी, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था पार्टी के लिए और अखिलेश के लिए, दोनों के लिए, कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिससे आज अखिलेश नेता हैं, पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता हैं और आज उनकी एज ए लीडर पहचान है और पार्टी भी अपनी मजबूती से खड़ी है। इसलिए जहां तक रह गई बात, मुझसे तो आपने सवाल नहीं किया है, लेकिन मैं चूंकि जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 10 साल समाजवादी पार्टी में रहा और अखिलेश जब शुरू में राजनीति की एंट्री किए थे तो मैंने एक अखिलेश सिंह यादव फैंस एसोसिएशन बनाया था। अच्छा। मैं उसका प्रदेश का अध्यक्ष था। तो मैं शुरू में ही अखिलेश के साथ बहुत घूमा पूरे प्रदेश में, मैंने बहुत काम किया। अखिलेश की जहां तक मैं जानता हूं आदत कि अखिलेश थोड़ा जिद्दी है। अगर वो कोई चीज को मन में बना लेते हैं तो फिर वो जिद करते हैं। और शिवपाल सिंह का अपना स्वाभिमान अलग है। तो मैं समझता हूं कि जो
किसी एक को, और मैं तो कहूंगा कि शिवपाल सिंह को ही अपने में परिवर्तन ला करके और एज ए सेकेंड मैन बैटिंग के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और अखिलेश के प्रति पूरी तरीके से समर्पित करना पड़ेगा। तो ये आगे मामला बन सकता है। और नहीं तो अगर महत्वाकांक्षाएं पाल के कोई चलता है तो फिर मुझे तो नहीं लगता है कि भविष्य में कोई आपस में इस तरह से कोई मिल के चलने वाली बात है। बिल्कुल, मैं प्रेमा मिश्रा जी से भी इसके बारे में पूछ लूं। प्रेमा जी, देखिए हर आदमी अपने अपने तरीके से मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहा है, समर्थक और सब लोग, लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आखिरी दिनों में, अपने जीवन काल के आखिरी दिनों में नेताजी को ये द्वंद्व रहा, आखिरी 3 साल अगर आप उठा लें, 4 साल उठा लें, ये द्वंद्व रहा कि भाई और बेटा, तो कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो सच्ची श्रद्धांजलि, अब चूंकि जिक्र हो गया है, यशवर्धन जी ने भी किया और अनिल जी ने भी किया, तो क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी कि ये कम से कम अब आगे ये सब डिविजन ना बने? आपको क्या लगता है? आप सपा से जुड़ी हैं, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हम तो आ रही आवाज? हाँ बोलिए। हम तो ये जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी के साथ इतने सालों से, 30 सालों से रहते हुए हम जितना उनको समझ पा रहे हैं, उनमें मैं परिपक्वता देखती हूँ। उनमें ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की बात हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की बात हो रही है। माननीय अखिलेश जी तो हमारे सामने बहुत छोटे थे और हमारे बच्चे जैसे हैं, और माँ जैसे वो सम्मान और इज्जत भी करते हैं, बहू भी वैसे करती, पूरा परिवार। माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी के साथ, हमारे पहली पत्नी के साथ बड़े अच्छे व्यवहार थे, उनकी माता जी के साथ हमारे बड़े अच्छे व्यवहार थे। हम लोग बड़े अच्छे जाते थे वहाँ, 1 हफ्ते 10 दिन रहते भी थे। लेकिन जो माननीय शिवपाल जी के बारे में कहा जा रहा और माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में कहा जा रहा, ये मेरे विचारों से ये अलग है। मैं अपने इसमें मतलब अपने विचार को नहीं रख पा रही, इसलिए नहीं रख पा रही हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी हो चाहे माननीय शिवपाल सिंह जी, वो दोनों एक मतलब एक ही शरीर के दोनों ही अंग थे, एक आत्मा और ईगो। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब इसमें हमें 90 और 99 और 100 नहीं सोचना चाहिए। पिता हमेशा चाहता है, अब माननीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे और मुलायम सिंह जी बेटे को भी और भाई को भी सम्मान दिया उन्होंने, और हमेशा सम्मान दिया। आप देखते रहे होंगे कि हमेशा मिनी चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए शिवपाल सिंह यादव जी ही थे हमारे, और उनकी बातों को कभी काटा नहीं जाता। तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया माननीय मुलायम सिंह जी का, पोस्टर तक का चिपकाया, सब कुछ किया, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, हम लोगों की उम्र हो रही है, हमें सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले। माननीय शिवपाल जी को अब इस पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हम माननीय मुलायम सिंह के जगह पर अब पिता के रूप में बैठे हुए हैं, और हमें अब उसमें 99 और 100 नहीं सोचना है कि बेटा 100 हो गया मैं 99 हूँ। तो हमें ये चाहिए कि अब बेटा मेरा अगर आगे बढ़ता है तो हमारा सबसे बड़ी चीज यह है कि मेरा भी नाम उसमें होगा। हमारे मदर थी, वो हमें ये कहती थी, बेटा आज जमींदार घराने के, वो ये कहती थी कि बेटा आज आप हमारे नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि कल हम आपके नाम से जाने जाएं। लोग ये जाने की प्रेमा मिश्रा की माँ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब हम लोगों की जो विचारधारा है, जो हम लोगों ने सीखा है, जो हमने काम किया है, उसको हम माननीय अखिलेश जी को और पार्टी को उसको समझाएं, उसको बताएं, सारी विचारधारा उनको, हर चीज उनको दिशा निर्देश दें, और उनके साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के हम लोग काम भी करें। लेकिन हम ये हमेशा सोचें कि अब ये हमारे नाम को रोशन करें और इनके नाम से हम लोग जाने जाएं, तब हमारी इसमें परिपक्वता मानी जाएगी। क्योंकि अगर हम ही हर जगह इस तरीके से सोचते रहेंगे तो आने वाली जनरेशन हमारी कहाँ आगे बढ़ पाएगी, कहाँ वो परिपक्वता पाएगी, कहाँ वो सीख पाएगी, कहाँ वो उसकी जीवन धारा आगे लोगों नौजवानों में सिखाने की आएगी। तो हम ये चाहते हैं, और हम शुरू में अभी एक भाई साहब ने हम कहा कि वो जब शुरू में अखिलेश जी नेतागिरी का सेवा का,
तो पहला कैंट में ही शुरू हुआ था। माननीय नेताजी पहले मंत्री जी के नाम से, सैफई में जितने लोग थे उनको मंत्री जी कहते थे। हम वहां गए, हमने कहा मंत्री जी वाला मामला तो खत्म हो गया, अब आपको तो चाहिए नेताजी। माननीय सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे थे, उन आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी परिपक्वता आ गई है, आप सारे पार्टियों के इतने लोगों का जब आपसे कोई काम लेने आता है, आपसे कोई बात करने आता है, आपसे कोई सलाह लेता है, तो आप बिल्कुल अपने गार्जियन, अपने पिता, अपने बड़े भाई के हिसाब से उनको सलाह देते हैं, तो आपसे आपका नाम नेताजी पढ़ना चाहिए। तो ये पहला शब्द हमने उनसे कहा और वो बड़े आश्चर्य में हुए कि आप इतने अच्छे परिवार से हो करके आप ये कह रही हैं, क्या आप परिपक्वता हमारे में क्या पाई आप जो इस तरीके से कह रही? हमने कहा क्या है नहीं आप में तो सब कुछ है और इसमें कुछ नहीं है। देखिए, परिपक्वता मानी जाती है, राजनीति हो या घर के काम के हो या समाज का काम हो या बिजनेस हो, जो आदमी अच्छे से चला ले जाए, जो अपने पद पोस्ट को बचा ले जाए, जो अपने समाज में अच्छा काम कर ले जाए, उसी को लोग कहते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया और अच्छे पद पर ये गए। तो उन्होंने बहुत मेहनत की। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुरेंद्र जी, चूंकि अब हम आखिरी हिस्से में हमें ख़त्म करना है, तो मैं एक एक कमेंट आपसे लूँगा सभी मेहमानों से। और आखिरी कमेंट में ये लेना चाहता हूँ, चूँकि अब कल नेताजी का अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो ये जितने भी घंटे हैं इसमें श्रद्धांजलि और अलग अलग तरीके से उनको याद किया जाएगा। लेकिन मैं अब एक थोड़ा सा आगे की पॉलिटिक्स के हिसाब से आपसे समझना चाहता हूँ कि जो समाजवादी विचारधारा को लेकर वो चले, जिसमें लोहिया जी की उन्होंने जो भी सबक सीखे लोहिया जी से या फिर जनेश्वर मिश्र से, अब क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में इस पार्टी में जिसको उन्होंने बनाया, और जैसा कि दिलीप जी बता रहे थे कि उनकी जो संगठनात्मक क्षमता थी उसका उन्होंने परिचय दिया और इतना बड़ा संगठन तैयार किया, क्या आपको लग रहा है कि उस विचारधारा को लेके आगे चलने वाला कोई है? किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह से उसको आगे ले जाना चाहिए? क्या आप सलाह देना चाहते हैं? आखिरी कमेंट आपका। अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो। हाँ आप बोलिए। आ गई? हाँ आ रही आप। देखिए, नेताजी की बात से सीधे याद समझिए कि जो जहां पर इस समय समाजवादी पार्टी है, स्टेज दे उत्ते सुशोभित, उसमें आज अखिलेश यादव का ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेहमानों से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़े। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सैफई की तस्वीरें हैं। अब कुछ ही देर में नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई पहुँच जाएगा, अगले कुछ मिनटों में, क्योंकि अब ये जो तैयारियां दिख रहे हैं, पुलिस फोर्स तैनात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुँच चुके हैं शायद, और हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं के न्यूज़ इंडिया पर। और जैसे ही नेटवर्क ये तस्वीरें, सैफई पहुंच चुका है नेताजी का पार्थिव शरीर शायद, और ये जो सामने तस्वीरें हैं फूल वगैरह रखे गए हैं, और शिवपाल यादव को आप देख रहे हैं, पीछे उनके बेटे आदित्य यादव हैं और उनका पूरा कुनबा वहाँ खड़ा हुआ। अखिलेश यादव बगल में खड़े हुए हैं। नेताजी का पार्थिव शरीर, उदयवीर सिंह को आप देख रहे हैं। ये उनके आवास जहाँ पे इनका अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर, ये उनके आवास की तस्वीरें। और सिर पर लाल टोपी है, ये लाल टोपी जो कि समाजवाद का प्रतीक है, जिसको वो आगे बढ़ाते रहे, जिसको उन्होंने लगाकर एक पार्टी बनाई, एक विचारधारा बनाई। ये सीधी तस्वीरें हैं, ये पहली बार तस्वीरें आ रही हैं उनके पार्थिव देह की। पूरा सैफई परिवार और तमाम लोग, तमाम समर्थक, हज़ारों की तादाद में समर्थक सैफई में पहुँचे हुए हैं। ये जीवन यात्रा, इस जीवन यात्रा का ये आखिरी अध्याय था जो अब समाप्त हुआ, और शिवपाल यादव उनके पैरों के पास खड़े हुए हैं।
यकीनी तौर पर एक भाई के लिए, एक बड़े भाई का जो पिता तुल्य था, उसका चला जाना बहुत दर्दनाक होता है। और ये दर्द कितना गमगीन करने वाला है ये वो बेहतर समझ सकते हैं। और ये देखिए आप कि उनके एक तरफ शिवपाल यादव हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, बेटा है, भाई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि मैंने बताया कि पहुंच चुके हैं, वो भी इसी कमरे में मौजूद हैं। तो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, पूरा सैफई परिवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस फ्रेम में वो नहीं है, लेकिन इस कमरे में वो मौजूद हैं और वो भी अंतिम श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हुए हैं। लंबी यात्रा उनकी रही और उन्होंने, उनकी जीवटता का परिचय ये है कि इस यात्रा में जब वो शरीर से कमज़ोर हो गए, पिछले करीब 4-5 साल से वो लगातार बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्हें इन्फेक्शन था, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें कैंसर भी था, लंग्स कैंसर। अब जब रिपोर्ट और क्लियर होके आएगी, पता चलेगा तो पता चलेगा कि उनको क्या समस्याएं थी। वो लगातार परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी मैनपुरी की जनता की ओर से, उसका निर्वहन किया। आखिरी समय तक वो सदन में जाते रहे, उन्होंने अपनी बात रखी, सवाल किए, सवाल मुद्दे उठाए। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सैफई से, और पीछे आप देख सकते हैं आदित्य यादव खड़े हुए हैं अपने पिता के पीछे, और उनके बगल में और अखिलेश यादव के बिल्कुल बगल में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये राजनीति का एक दिलचस्प पहलू भी है कि तमाम मतभेद हों, लेकिन एक ऐसा वक्त भी होता है जब वक्त होता है साथ खड़े होने का। कुछ इशारा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, पुष्पांजलि देने के लिए आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी, वो तुरंत उन्होंने मॉर्निंग में सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि वो शाम को स्वयं जाएंगे। भूपेंद्र सिंह जी का हाथ पकड़ा और उनको बीजेपी अध्यक्ष बने हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष, उनका हाथ पकड़ा अखिलेश यादव ने, उनको आगे किया। ये एक राजनीतिक शुचिता की तस्वीर है। जिस नेता ने अपने पूरे जीवन में राजनीति को जिया, उसको जांचा परखा 27-28 साल की उम्र से, और मैं तो ये कहूँगा कि उससे 5 साल और पहले जब उन्होंने छात्र संघ के चुनाव लड़ने शुरू किए, उसके बाद से लगातार वो राजनीति में सक्रिय रहे और 82 साल की उम्र तक वो सांसद थे। अभी भी वो मैनपुरी से सांसद हैं, लेकिन अब उनके इस यात्रा के ख़त्म होने के बाद ये आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी जीवन यात्रा, इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा, और उस यात्रा का समापन जब हुआ तो उनके पीछे एक भरा पूरा परिवार है, एक पार्टी है जिसको उन्होंने खड़ा किया, एक पूरी कहानियों का एक अध्याय है जिसमें तमाम लोगों के जिक्र हैं, लोगों की चर्चे हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जो अनसुनी हैं, जो अनटोल्ड हैं। ये मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके घर की बाहर की तस्वीरें हैं और ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये जिसमें योगी आदित्यनाथ जी, भूपेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव जी, स्वतंत्र देव सिंह जी और शिवपाल यादव और तमाम पूरा परिवार जो है वो इसमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं कुछ, आप सुन सकते हैं। वो आवाज़ मैं नहीं सुनवा पा रहा हूँ आपको क्योंकि शोर भी है। तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव से कुछ बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। कोई इशारा कर रहा है कि शायद बाहर चलना है, हाथ जोड़े अखिलेश यादव ने, और शायद कुछ बातचीत हुई है। अखिलेश यादव के बगल में योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके बगल में राम गोपाल यादव भी खड़े हुए हैं। तो ये आखिरी समय है और ये अंतिम दर्शनों के लिए उनके शव को रखा गया है। शायद ये बहुत मुश्किल समय भी है, भले ही अखिलेश यादव खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हों, शिवपाल यादव खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हों। अब शायद जाने का समय है। हाथ जोड़े हैं और श्रद्धांजलि दी है नेताजी को मुख्यमंत्री ने। भूपेंद्र सिंह ने उनके हाथ पकड़े, गले मिले अखिलेश यादव से, सांत्वना दी और अब शायद वहाँ से वो निकल रहे हैं। एक मुश्किल घड़ी, एक बार फिर से ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। बाहर जयकारे, नारेबाजी हो रही है, जयकारे लग रहे हैं और जो कहा जाता था कि जिसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है, ये तमाम तरह की नारे गढ़े गए उनके पूरे राजनीतिक यात्रा में। ये जो आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें हैं। इस तस्वीर
को देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब एक लंबी जीवन यात्रा, लंबी राजनीतिक यात्रा का अंत होता है, समापन होता है, तो किस तरह का माहौल होता है। एक खालीपन महसूस करेगी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति। समाजवादी विचारधारा अपने आप को एक शून्यता की ओर महसूस करेगी। ठीक वैसा ही जैसा कि लोहिया के जाने के बाद, पंडित जनेश्वर मिश्र के जाने के बाद समाजवादी विचारधारा ने महसूस किया। जो पुष्प अर्पित किए गए उनको हटाया जा रहा है, और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये तस्वीरें चिपक रही हैं। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से कि नेताजी के बारे में कुछ अच्छी खबर आए, लेकिन जब वो खबर आई तो उसमें वो दुखद खबर थी। वो एक ऐसी खबर थी जो कोई भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, नेता सुनना नहीं चाहता था। लेकिन ये एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे हम सबको स्वीकार करना ही पड़ता है एक न एक दिन। और वो सत्य ये है कि एक न एक दिन सबकी यात्रा ख़त्म होती है, सबकी यात्रा का समापन होता है। और उसमें एक यात्रा नेताजी मुलायम सिंह यादव की भी थी, जिसका अब समापन हो गया है। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग अपने नेता के पास, ये प्रतीक यादव जो आपने देखा अभी फ्रेम में, ये उनके छोटे बेटे हैं, उनकी दूसरी पत्नी के बेटे, अपर्णा यादव के पति, वो भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं। सुनील सिंह साजन को आप देख रहे हैं जिन्होंने पुष्प अर्पित किए। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। एक एक करके सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि एक 8 दिन से, करीब 2 अक्टूबर से वो इसी तरह से एक बीमारी में थे और परेशान थे। CCU और ICUs में जद्दोजहद कर रहे थे, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। बहुत लोग सहमे हुए थे, पूजा अर्चना की गई, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ और दुआएं काम नहीं आईं। और आखिरकार 82 साल की उम्र में 8 बजने के बाद एक जानकारी दी गई मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों की ओर से कि नेताजी अब नहीं रहे। और उसके बाद पूरा कुनबा, समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग और तमाम वो लोग जो एक अच्छी राजनीति के चाहने वाले हैं, दुखी हो गए। अब नेताजी के शव को, उनके पार्थिव शरीर को ढक दिया गया है, और ये इसलिए है क्योंकि जिससे कि पार्थिव देह खराब न हो। कल 3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा। तब तक लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा, उनको श्रद्धांजलि देने वालों का सिलसिला लगा रहेगा। देश भर से बड़े नेता पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी खबर है, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव, लालू यादव, और ये भी खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी। तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के पहुंच रहे हैं और कल इन सब के पहुंचने की बात है। आदित्य यादव को आप देख रहे थे जिन्होंने पुष्प अर्पित किए। ये शिवपाल यादव के बेटे हैं, आदित्य यादव, प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र यादव को आप देख रहे हैं, वो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं पार्थिव देह के। उन्होंने भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। धर्मेंद्र यादव से कहा जाता है कि विशेष लगाव था नेताजी का, और जितने भी राजनीतिक गुर हैं धर्मेंद्र यादव ने, वो सभी नेताजी से सीखे। और ये कहा जाता है कि यादव परिवार में, नेताजी के कुनबे में, धर्मेंद्र यादव नेताजी के बहुत करीब थे, क्योंकि उनके बारे में, उनके पालन पोषण में उनका बड़ा योगदान रहा। ये महिलाएं भी आने शुरू हो गई हैं, एक एक करके लोग उनके शव को देख रहे हैं, और ये वाकई में भावनात्मक क्षण है। ये तमाम वो महिलाएं हैं जिन्होंने भले ही नेताजी को कम देखा हो, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है, उनकी कहानियाँ बहुत सुनी हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने नेताजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद या सियासत में रहते हुए अपने आसपास, अपने गांव में, अपने शहर में एक बदलाव होते हुए देखा, अपने परिवारों में बदलाव होते हुए देखा। ये आदित्य यादव को आप देख रहे हैं, ये आगे की तरफ जाते हुए। कुछ देर पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव शायद योगी आदित्यनाथ चुके आए हुए थे, उनको छोड़ने के लिए गए हुए हैं। उनके साथ अब अखिलेश यादव वापस आते हुए, ये जो आप
कॉर्नर में देख रहे हैं, उनका सिर दिख रहा है। और ये अखिलेश यादव के लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी है यकीनन, क्योंकि पिता का साया हट जाना किसी भी बेटे के लिए एक बहुत दर्दनाक लम्हा होता है। सैफई पहुंच चुके हैं। हम लगातार दिल्ली से इस यात्रा को आपको दिखा रहे हैं और लगातार के न्यूज़ इंडिया पर ये कवरेज चल रही है। कल अंतिम संस्कार तक हम आपको बताएंगे कि इस पूरी यात्रा में क्या खास रहा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन आते हैं।